गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अंदर। अब दोबारा से चौथे मेंबर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और वो कब है, 1833 के अंदर। और ये चौथा बंदा कौन होगा, जो हमने इंडियन लॉ काउंसिल बनाई है उसके अंदर, क्योंकि उसका एक इंपॉर्टेंट मेंबर होना चाहिए। सो अ लॉ मेंबर, अ ब्रिटिश बैरिस्टर वाज एडेड टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड हिज वर्क वाज फुली लेजिस्लेटिव। तो आप देखोगे कि उसके पास कोई बहुत ज्यादा पावर्स नहीं है, उसको बहुत ही कम पावर्स देते हुए पर फिर भी गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर रखा गया है। चौथा बंदा कौन है, लॉ मेंबर। तो ये उसके पूरा एक वेरिएशन है, पूरी क्रोनोलॉजी है कि किस हिसाब से गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल चल रही है, 1773, 1784 एंड देन 1833। सो ही हैड नो वोट। मैंने आपको बताया कि उसको बहुत ही मिनिमल पावर्स दी गई हैं, तो उसके पास कोई भी वोट नहीं है काउंसिल के अंदर करने के लिए। एंड ही कुड अटेंड मीटिंग्स ओनली थ्रू इनविटेशन, वो खुद से नहीं कर सकता। एंड कौन सा पहला चौथा लॉ मेंबर बैठेगा यहां पर आके, जो कि इंडियन बैरिस्टर है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ के आए हैं, मैकॉली, विल बिकम द फर्स्ट लॉ मेंबर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द लॉ कमीशन, जो कि सारे सीपीसी, जो सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर लिखेगा, कोड ऑफ पिनल कोड लिखेगा, तो वो सारा कुछ कब किसके थ्रू होगा, मैकॉली के द्वारा। और फिर 1835 में ही जो मैकॉली है उसका मिनट आएगा, जो ये डिसाइड करेगा जो हमने 1813 में 1 लाख रुपए देने की बात की है वो किस तरह से काम में हम लेके आएंगे। तो ये सारा कुछ है। तो ये चौथा मेंबर की तरह याद रखना, उसके बाद आपको ये पूरी कहानी खुद ब खुद याद आ जाएगी। सो ये कुछ और प्रोविजंस है पर वो इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, सिर्फ एक बार के लिए सुन लो। इट प्रोवाइडेड फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियंस इन पब्लिक सर्विसेज, क्योंकि अब अगर मान लो पूरे देश को गुलाम बनाना है तो काम करने वाले बंदे भी होने चाहिए। अब आप इंग्लैंड से हर एक बंदे को लेके नहीं आ सकते कि आप आके क्लरिकल पोजीशन पे भी बैठ जाइए, आप ऑफिसर्स को लेके आ सकते हैं पर क्लर्क्स को लेके नहीं आ सकते। तो उसी के चलते उन्होंने कहा कि हम किस तरह से एजुकेशन देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे इंडियंस को, उसके लिए भी काम करेंगे। और इसको उसके लिए एकमात्र जो क्राइटेरिया है वो है फिटनेस का। अब फिटनेस इन इटसेल्फ इज अ वेग क्राइटेरिया। आप किसी को फिट कह सकते हैं, किसको अनफिट कह सकते हैं। आप कहेंगे कि मेरी समझ के हिसाब से ये बंदा अनफिट है क्योंकि मेरे को उसमें उतनी बात नहीं लग रही, और इसी वजह से बहुत ही वेग क्राइटेरिया उन्होंने रखा। सो नो नेटिव शैल बाय रीजन ओनली ऑफ हिज रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और कलर बी डिसेबल्ड फ्रॉम होल्डिंग एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। पर ये सिर्फ कहने लिखने की बातें हैं, पर असल में होता कुछ और है। पर आपको फिर भी समझने के लिए इसी वजह से 1833 का एक्ट है, उसमें बहुत सारी नई चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है या वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया। और उसमें जो क्राइटेरिया रखा गया है वो है फिटनेस का, जो कि इन इटसेल्फ इज अ वे क्राइटेरिया। बस इतना ध्यान में रख लेना, तो सिर्फ फिटनेस का पॉइंट लिख लो। अब वो अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ये मैंने आपको बता दिया। अल्टीमेटली वो 1843 तक जाते जाते अबॉलिश हो जाएगी, पर आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्लेवरी एक शब्द वहां पर लिख लो 1833 के एक्ट के अंदर। उसके बाद अब देखो, हमने एक सिलसिला शुरू किया था 1793 में, जहां पर हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था। यहां पर पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब यहां पर सेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को शुरू किया गया था इंडिया में, जहां पर कंपनी के ऊपर जो शिकंजा है वो कसना शुरू हुआ था। और ये जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है ये अपनी पीक या फिर अल्टीमेटम के ऊपर कब जाएगा, जब कंपनी से हम सारी की सारी जो मोनोपोली है वो वापस ले लेंगे 1833 में। तो आप देखोगे यहां पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि को बड़ा करते हुए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा और सेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को एक तरह से कंप्लीट किया जाएगा। So the act further centralized the Indian administration and Governor General of Bengal was made the Governor General of India। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, विलियम बेंटिक। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इसको रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ उसको पावर दे दी गई कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल और गवर्नर जनरल के पास जो पावर्स हैं इट वाज फर्दर एक्सटेंडेड एंड दे हैड द पावर टू लेजिस्लेट फॉर द होल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। के ब्रिटिश इंडिया के अंदर जितनी भी चीजें, आप हर एक चीज के ऊपर अपना लॉस, रूल्स, रेगुलेशन बना सकते हो।
और अगर हम लेजिस्लेटिव पावर की बात करें ऑफ अदर प्रेसिडेंसीज वर साइमल्टेनियसली एंडेड। तो सेंट्रलाइजेशन बड़ी होती जा रही है और डिसेंट्रलाइजेशन ना के बराबर हो गई है, क्योंकि अब बाकी स्टेट्स के पास, बाकी प्रेसिडेंसीज के पास किसी भी लेवल का जो पावर है वो बची ही नहीं है। So these laws were applicable to all the persons, British और Indian, including the servants of the company। ये बेसिक है। तो सिर्फ एक जो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि आई, और जो हमारे पास पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो है विलियम बेंटिंग। ये पूरी कहानी मैंने सिर्फ इस एक पॉइंट के लिए आपको सुनाई है। तो कहानी सुनने में बहुत ज्यादा है, उसके बैकग्राउंड बहुत है, पर जो आपको रटना है वो सिर्फ छोटा सा पॉइंट है। तो उसी वजह से मैं कह रहा हूं कि आपको साथ में अपने नोट्स बनाते चलने हैं। एंड आगरा की एक नई प्रेसिडेंसी बनी थी, पर ये पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ हमारा जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है वो कवर हो जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है, बेसिक जो मैंने आपको बता दिया, मार्क द कल्मिनेशन ऑफ द सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस विच फर्स्ट बिगेन विद द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नाउ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल हैड कंप्लीट अथॉरिटी ओवर द एंटायर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारा कुछ एक्सप्लेन है, ना ही आपको कुछ रटना है। तो दोबारा से एक बार मैं आपको 1833 का सारा एक्ट दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन काफी बार देखने को मिलते हैं। तब तक अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। आपको लक्ष्मीकांत से भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। प्लीज टीच इन इंग्लिश। तो आई विल ट्राई, पर ऐसा है कि क्योंकि हिंदी मीडियम के भी लोग हैं, इंग्लिश मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश ही जो मेन मीडियम है इंस्ट्रक्शन का, उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो प्लीज बियर विथ मी। ना ही आपको लक्ष्मीकांत से कुछ पढ़ना है, किसी भी चीज से आपको करने की जरूरत नहीं है। जिस हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूं, अगर ये कर जाओगे, ये पहले ही बहुत मोर देन अनफ है। इतना भी अगर हो गया तो क्वेश्चन वहां पर नहीं रुकेगा। तो आइए अब दोबारा से एक बार पॉइंट फॉर्म में देख लो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो था कि एक्सक्लूसिव ट्रेड प्रिविलेज को खत्म कर दिया गया, और उसी के साथ कंपनी को कहा गया कि अपने कमर्शियल बिजनेस को एज सुन एज पॉसिबल बाइंड अप कर लो, पर बाइंड अप होगा 1853 के अंदर। और उसी के चलते जो इस पूरे काउंसिल के अंदर चौथे मेंबर को ऐड किया जाएगा। ये ऑल रेस्ट्रिक्शंस टू द इमिग्रेशन, ये मैं आपको इन डिटेल कवर कर चुका हूं कि इसके पीछे कारण क्या था, वो सारा कुछ। लॉ कमीशन बिठाई जाएगी। तो आज के टाइम में जो हम आईपीसी वगैरह सारा कुछ देखते हैं वो 1833 का ही है, जब वहां पर लिखा गया, वहां पर शुरुआत हुई। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर चौथा बंदा आएगा जो कि है लॉ मेंबर, अ ब्रिटिश बैरिस्टर आएगा। एंड ही हैड नो वोट इन द काउंसिल, बेसिकली लेजिस्लेटिव वर्क के लिए आएगा, पर वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर बैठेगा। पहला बंदा कौन है, हमारे पास है मैकॉली। देन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियंस इन द पब्लिक सर्विसेज। तो फिटनेस की बात की जाएगी कि फिटनेस एज अ क्राइटेरिया। और यहां पर सबसे पहली बार ये नोट डाउन कर लो कि सिविल सर्विसेज की रिकमेंडेशन के लिए कमेटी बैठेगी। अब इस कमेटी का हेड कौन है, सो द हेड इज मैकॉली। प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। सिविल सर्विसेज रिकमेंडेशन कमेटी, एंड उनके हेड है मैकॉली। फिटनेस ऐसा क्राइटेरिया, ये याद रखना। एंड एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ये मैंने आपको बता दिया बेसिक पॉइंट। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाएगा। कौन है पहला गवर्नर जनरल, विलियम बेंटिक। उसके अलावा बेसिक पॉइंट्स हैं, नोट टू रिमेंबर। न्यू प्रेसिडेंसी ऑफ आगरा डन। नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो अभी के हम 5 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं। अभी 132 हुए हैं, सो कम बैक बाय 140। एट शार्प 140 वी विल अगेन स्टार्ट दिस विद द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब यहां से
जो अगले 1909 तक हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। तब तक आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो वो भी आप लिख सकते हो, तो मैं विद द टाइम वो कवर कर दूंगा। तो अभी के लिए 8 मिनट की ब्रेक है, मैं पानी वगैरह पी लेता हूँ, थोड़ा सांस ले लेता हूँ, ताकि जो एनर्जी है उसी तरह से मैं पार्ट करता रहूँ। हर हर रोज का जो क्लास का शेड्यूल है वो इसी तरह से रहेगा कि 1 डेढ़ घंटे के बाद मैं 10 मिनट के आसपास की ब्रेक लूंगा, ताकि आप भी दोबारा से एक बार अपनी एनर्जी को रिचार्ज कर लें और मेरे पास भी थोड़ा सांस लेने का मौका हो।
हेलो हेलो। सो वेलकम बैक एवरीवन। एक बार रिप्लाई कर दीजिए, ऑडियो वीडियो अगर सही आ रही है, सब कुछ सही है तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। प्लीज़ एक बार जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। हाँ, जो मैकॉली में मैकॉली कमेटी है सिविल सर्विसेज है, वो अल्टीमेटली 1853 में बैठेगी। उसकी रिकमेंडेशन पब्लिक 84 में की जाएगी। वो सिर्फ मैंने आपको इसलिए बता दिया कि अगर कल को आ जाए कि सिविल सर्विसेज के ऊपर कौन सी कमेटी बैठी थी, तो वो मैकॉली था, क्योंकि अभी हम मैकॉली के बारे में पढ़ रहे थे तो उस वजह से साथ में करवा दिया। आगे चल के जो वो पॉइंट है वो 1853 में आ जाएगा, वो उस टाइम पे मेरे को याद आया था, उस वजह से था। नहीं नहीं, क्लास तो नहीं। क्लास देखो, हर रोज 2.5-3 घंटे के आसपास की होगी, क्योंकि हिस्ट्री उसमें समझाने के लिए काफी कुछ होता है, तो उस वजह से विद द टाइम मैं पेस को भी इंक्रीज कर दूंगा ताकि जल्दी से जल्दी चीजें कवर हो जाएं। पर ये समझ लो कि अगर मैं बहुत जल्दी करवाऊंगा ना, तो कहानियां जो है उस हर एक पॉइंट के साथ, वो आपको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अल्टीमेटली मेरा जो काम है वो है आपको क्लियर करवाना, ना कि कोर्स खत्म करवाना। कोर्स मैं खत्म करवा दूंगा, मेरी तो एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, इट इज टू कंप्लीट द कोर्स विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। तो क्लासेस थोड़ी लंबी हो सकती हैं, कहानियां थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं, पर पॉइंटर्स बहुत कम होंगे। चीज़ें रटने वाली मैं कोशिश करूंगा कम से कम हो, आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में समझ आ जाएं। पर हाँ, क्लासेस थोड़ी लंबी हो सकती हैं। बीच में हर एक 1 या 1.5 घंटे के बाद मैं ब्रेक लूंगा। वो मेरे लिए भी रिक्वायर्ड है, आपके लिए भी, तो मैं आशा करता हूँ वो आप समझेंगे। मैकॉली मिनट वाला जो कमेटी है वो 1.5 घंटा, सॉरी, 1853 में आएगी। वो सिर्फ वहां पर नाम लिखवाया मैंने। टेलीग्राम का मैं पूछे बता दूंगा आपको, उसकी टेंशन ना लो। ठीक है, तो आइए अब अगला शुरू करते हैं, जो कि है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अभी तक हम 1833 कर चुके थे। 1833 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट है, तो वो याद रखना। अब 1833 में मैंने आपको बताया कि उनको कहा गया कि अपने बोरियो बिस्तरे को बांध के एज सून एज पॉसिबल इंडिया से बाहर हो जाओ। अब वो 1853 में कहेंगे, वो जो एज सून एज पॉसिबल वाला क्लॉज था वो खत्म हो गया, अब निकलो इंडिया से बाहर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। So it said that Indian territories would remain in trust for the crown until parliament should otherwise direct। कुछ भी याद रखने वाला नहीं है, यही शुरू से हो रहा है। नाउ द कंपनी डिसअपियर्ड एज अ कमर्शियल एजेंसी, क्योंकि कमर्शियल एजेंसी की ही पहले बात हुई थी 1833 में भी। रिमेनिंग ओनली एज अ पॉलिटिकल एजेंट फ्रॉम द क्राउन। और ये जो कमर्शियल एजेंसी है वो किसके पास थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, जिस वजह से वो नाखुश हो जाएंगे। अब इनके लिए कुछ किया जाएगा ताकि ये नाराज ना हो। नाउ द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस वर कैरिड अ स्टेप फर्दर एंड एडिशनल मेंबर्स ऑफ द काउंसिल वर अपॉइंटेड फॉर लेजिस्लेटिव वर्क। अब ये समझो कि अभी तक जो हम काउंसिल के बारे में पढ़ रहे हैं वो है सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल। 1773 में वो बना था, 1+4। 1784 में इसमें से एक बंदे को कम किया गया, 3 रह गए। फिर अल्टीमेटली 1833 में यहां पर दोबारा से 1+4 हुआ, चौथा बंदा कौन ऐड हुआ? लॉ मेंबर। यहां तक हम किसकी बात कर रहे हैं? गवर्नर जनरल के। वो आप समझेंगे। मैकॉली मिनट वाला जो कमेटी है वो 1.5 घंटा, सॉरी, 1853 में आएगी। वो सिर्फ वहां पर नाम लिखवाया मैंने। टेलीग्राम का मैं पूछे बता दूंगा आपको, उसकी टेंशन ना लो। ठीक है, तो आइए अब अगला शुरू करते हैं, जो कि है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अभी तक हम 1833 कर चुके थे। 1833 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट है, तो वो याद रखना।
अब 1833 में मैंने आपको बताया कि उनको कहा गया कि अपने बोरिए बिस्तरे को बांध के एज सून एज पॉसिबल इंडिया से बाहर हो जाओ। अब वो 1853 में कहेंगे, वो जो एज सून एज पॉसिबल वाला क्लॉज था वो खत्म हो गया, अब निकलो इंडिया से बाहर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। So it said that Indian territories would remain in trust for the crown until parliament should otherwise direct। कुछ भी याद रखने वाला नहीं है, यही शुरू से हो रहा है। Now the company disappeared as a commercial agency, क्योंकि कमर्शियल एजेंसी की ही पहले बात हुई थी 1833 में भी। रिमेनिंग ओनली एज अ पॉलिटिकल एजेंट फ्रॉम द क्राउन, और ये जो कमर्शियल एजेंसी है वो किसके पास थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, जिस वजह से वो नाखुश हो जाएंगे। अब इनके लिए कुछ किया जाएगा ताकि ये नाराज ना हो। नाउ द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस वर कैरिड अ स्टेप फर्दर एंड एडिशनल मेंबर्स ऑफ द काउंसिल वर अपॉइंटेड फॉर लेजिस्लेटिव वर्क। अब ये समझो कि अभी तक जो हम काउंसिल के बारे में पढ़ रहे हैं वो है सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल। 1773 में वो बना था, 1 + 4। 1784 में इसमें से एक बंदे को कम किया गया, 3 रह गए। फिर अल्टीमेटली 1833 में यहां पर दोबारा से 1 + 4 हुआ, चौथा बंदा कौन ऐड हुआ? लॉ मेंबर। यहां तक हम किसकी बात कर रहे हैं? गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। यहां पर हमने बात भी की थी, ये जो चौथा बंदा लॉ मेंबर बिठाया है इसके पास कुछ खास पावर्स नहीं है, इसको सिर्फ लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में बिठाया गया है, एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में नहीं है। फिर भी ये किस में बैठेगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। अब गवर्नर जनरल का जो दारोमदार है वो सारा कुछ बड़ा हो रहा है, क्योंकि अब पूरे इंडिया को एडमिनिस्टर करना है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल पावर्स ही नहीं, अब लेजिस्लेटिव पावर्स भी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं। तो उसकी वजह से प्रॉपर एक काउंसिल होनी चाहिए जो कि लेजिस्लेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाएगी। तो इसी वजह से यहां पर है। सो नाउ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस विल बी डिवाइडेड। नाउ द लॉ मेंबर जो बिठाया था, ही विल बिकम अ फुल मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। 1833 में जिस बंदे को बहुत ही कम पावर्स देके बिठाया गया था, फिर अल्टीमेटली 1853 में 20 साल के बाद इसकी जो पावर्स है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा, और उसको बाकी बंदों की तरह, जितने भी बंदे वहां पर बैठे हैं, जैसे कि राइट टू वोट, राइट टू अटेंड द मीटिंग्स विद और विदाउट इनविटेशन, अपनी मर्जी से, वो सारे पावर्स भी इसको दे दी जाएगी। और तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इतना याद रख लेना कि किस एक्ट के अंदर सबसे पहली बार जो गवर्नर जनरल की काउंसिल के एग्जीक्यूटिव पावर्स को और लेजिस्लेटिव पावर्स को अलग अलग किया गया, तो उसका आंसर होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इस वजह से ये सारा मैंने कहानी सुनाई, इस एक पॉइंट को याद रखने के लिए। सो नाउ दिस काउंसिल वाइल सिटिंग इन लेजिस्लेटिव कैपेसिटी, कि जब वो लेजिस्लेशन के हिसाब से बैठे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाने के लिए बैठे हैं, और एक बार वो एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में बैठेंगे, जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाए हैं उनको एनफोर्स करने के लिए एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में। पर जब वो लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में बैठे हैं, इट वॉज एनलार्ज बाय एडिशन ऑफ 6 मेंबर्स। तो देखो पूरे काउंसिल के अंदर 1 + 4 मेंबर्स हैं, ये क्या था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पर जब इस काउंसिल ने एज अ लेजिस्लेटिव बैठना है, तो इसमें 1 + 4, अब 6 बंदे और एडिशनल आ जाएंगे। ये आपको कुछ भी याद नहीं रखना कि कितने बंदे हैं वगैरह वगैरह, पर 1853 में 6 बंदे लेजिस्लेटिव कैपेसिटी के लिए एड ऑन किए गए। अब ये 6 बंदे कौन कौन से हैं, सिर्फ एक बार के लिए रेफरेंस के लिए सुन लो। चीफ जस्टिस, उसके साथ साथ उसका एक खास कोई दोस्त जो कि वो भी जज है, 1 प्रेसिडेंट जज ऑफ द कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट, एंड 4 रिप्रेजेंटेटिव। अब ये 4 रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन से हैं? 4 हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज हैं, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, ये आपको याद रहेगी। चौथी कौन सी है? नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। यहां से एक एक हर एक प्रेसिडेंसी में से बंदा आएगा, और वो बंदा कौन होगा? वो बंदा होगा कंपनी का कोई सर्वेंट जिसने 10 साल के लिए कंपनी में काम किया है, और वो अपनी प्रेसिडेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये पूरी कहानी आपको ध्यान में रखनी है। अगर इतना याद रह जाएगा कि 1853 के अंदर कंपनी की जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसके एग्जीक्यूटिव वर्क को और लेजिस्लेटिव वर्क को अलग अलग कर दिया गया। लेजिस्लेटिव वर्क को जब बैठेंगे वो पूरी काउंसिल, तो उसमें 6 बंदे एडिशनली बैठेंगे। अब वो 6 बंदे कौन से हैं? एक सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, उसके साथ उसका एक दोस्त, और 4 अलग बंदे जो कि अलग अलग प्रेसिडेंसी से आएंगे, और वो होंगे सिविल सर्वेंट जिनके पास 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है अपनी टेरिटरी में, अपनी कंपनी में।
यहां पर आपको हर एक चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको हुक लाइन बताई थी कि 1853 में लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूशन को अलग अलग किया जाएगा, अगर उतना याद रख लोगे तो पूरी कहानी खुद ब खुद से याद आ जाएगी। फिर भी जो आपको रटना है वो ये है कि 1+4+6 ये लिख लो, और 6 में चीफ जस्टिस प्लस उसका एक दोस्त और जो 4 बंदे सिविल सर्वेंट के रूप में आएंगे, इतना लिख लो। ये सारा कुछ आपको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर अच्छे से चीजें समझी, अच्छे से सब कुछ है, तो आपका वहां पर क्वेश्चन सही होगा। So now in this way the central legislation was formed. द नो इंडियन एलिमेंट वॉज एसोसिएटेड विद द इंडियन काउंसिल, और वो होगा भी नहीं, क्योंकि जो 4 बंदे वहां पर बैठे हैं वो कंपनी के सर्वेंट है, वो बाहर से ऑफिशियल्स आए हैं, और जो जज हैं वो भी गोरे थे, तो इसी वजह से देयर वॉज नो इंडियन एलिमेंट। तो बहुत लंबे टाइम तक आपने देखा भी होगा कि साइमन कमीशन भी जब आया था वहां पर भी यही मुद्दा था कि किसी भी इंडियन की रिप्रेजेंटेशन वहां पर नहीं की गई है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था। So a clear distinction was being made between the legislative councillors. Legislation was for the first time treated as a special function of the state of the government. ये सारा कुछ एक्सप्लेन हो चुका है। यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, जब वो लेजिस्लेशन के रूप में बैठेंगे वो क्या क्या कर सकते हैं, आप देखोगे कि 1833, देन 1861, 1893, इसमें एक प्रोसेस चलेगा कि किस हिसाब से। यहां पर एक चीज समझो, मान लो ये हाउस है, यहां पर ये सारे बंदे बैठे हैं। अब जब ये पहली बार बैठेंगे तो इनका कॉन्फिडेंस है लो। अब पहली बार में ये बहुत सारा कुछ नहीं कर पाएंगे, पर जब वो एक ही जगह के ऊपर रोज बैठने लग जाएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ने लग जाएगा, और वो ज्यादा से ज्यादा पावर्स को मांगने लग जाएंगे। तो जब वो सबसे पहली बार 1853 में काउंसिल में जाके बैठे तो उनके पास क्या क्या पावर्स थी, तो अब देखोगे साल दर साल, सॉरी चार्टर बाय चार्टर, उनकी जो पावर्स हैं वो बढ़ती चले जाएंगी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं। तो जो वो 1853 में सबसे पहली बार बैठेंगे वो क्या क्या कर सकते हैं, वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि सामने से कोई चीज आई, क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, पॉलिसी ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल कुड बी डिस्कस्ड, गवर्नमेंट कुड बी डिस्कस्ड फॉर इट्स लैप्सेस, बिल्स वर रेफर्ड टू सिलेक्ट कमिटीज एंड द लेजिस्लेटिव बिजनेस वाज कंडक्टेड इन पब्लिक। आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर कुछ भी रटना नहीं है। अगर आपको मेरी ये बात याद रहेगी, ये स्टोरी याद रहेगी कि जब बंदा पहली बार किसी जगह जाके बैठेगा तो उसका कॉन्फिडेंस कम होगा, जब वो विद द टाइम बैठता चले जाएगा तो पावर इंक्रीज होने लग जाएगी। तो यहां से सिर्फ इतना याद रख लेना कि इनिशियली उनको जो सिर्फ पावर दी गई है वो है क्वेश्चन पूछने की, कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, अगले ने जवाब देना है, वेरी वेल एंड गुड। अगर नहीं देना तो आप उसको कुछ कह नहीं सकते, आपका अधिकार सिर्फ इतना है क्वेश्चन पूछने तक का। विद द टाइम जैसे जैसे अगले चार्टर एक्ट आते जाएंगे तो ये जो पावर है बढ़ती जाएगी। अगर सामने से अगली बार जवाब नहीं आएगा तो ये कहेंगे आपने हमें जवाब क्यों नहीं दिया, हमारे को जवाब चाहिए। पर अभी के लिए सिर्फ आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो सिर्फ इतना एक पॉइंट याद रख लेना, आपका क्वेश्चन वहां पर गलत नहीं होगा। हाउएवर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है रिटेन्ड पावर टू वीटो अ बिल ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कि लेजिस्लेशन के अंदर कोई बिल बन के चले गया, अब वो बिल जाएगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास कि आप इसको पास कर दो, पर अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहेगी कि हमारे को इसको पास नहीं करना तो उनके पास वीटो है। ये बेसिक है क्योंकि ये प्रोसेस इसी तरह से डिफाइन हुआ। सो नाउ द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स वर रिड्यूस्ड फ्रॉम 24 to 18, क्योंकि क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कमर्शियल एंटिटी को देखते थे, कमर्शियल एंटिटी खत्म होगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी विद द टाइम खत्म करना है। तो ये पूरा प्रोसेस है, ऑल्दो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वॉज डाइवेस्टेड ऑफ इट्स पैटर्नेज एंड पावर ऑफ अपॉइंटमेंट, क्योंकि कमर्शियल एंटिटी ही खत्म हो चुकी है। एंड एज द सर्विसेज वर नाउ थ्रोन ओपन टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यहां से ही हमारा जो सिविल सर्विसेज है वो निकल के आएगा, जिसकी आज के टाइम में आप तैयारी कर रहे हो, यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन, इन विच नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड वाज टू बी मेड। और जो वहां पर मैंने आपको लिखाया था मैकॉली कमेटी, यहीं पे आपको बन के आएगी। तो यहां से एक चीज याद रख लेना इस मैकॉली कमेटी के बारे में, कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में या फिर पब्लिक कॉम्पिटिशन कमीशन एग्जामिनेशंस के बारे में हमारे को रेफरेंस देखने को मिलता है, बस इतना। So the Court of Directors was empowered to create new presidency or alter the boundaries of the existing one to accommodate new territories। अब देखो, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वेले हो चुके हैं, उनके पास कोई ज्यादा काम नहीं है करने के लिए, तो उस वजह से उनको ये पावर दे दी गई कि आप नए टेरिटरीज जो बनेंगे उनके एरिया को देख लो, उसमें किस हिसाब से बढ़ाना है, किस हिसाब से कम करना है, वो सारा कुछ आप कर सकते हो। सो ये है।
यूजिंग दिस a new separate lieutenant governorship was created for Punjab in the year 1859. क्योंकि 1849 में ही पंजाब को एनेक्स किया गया था। यहां से सिर्फ इतना आपको ध्यान में रखना है, वो सिविल सर्विसेज वाला पॉइंट, मैकॉली कमेटी। उसके अलावा यहां से पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी लीस्ट इंपॉर्टेंट है। जहां जहां स्टार मार्क करूंगा बस वो रट के जाना, उसके अलावा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ज्यादातर चीज बच्चे मिस करके जाते हैं, जो ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होगा, कि 1853 के चार्टर एक्ट के अंदर उन्होंने देखा कि क्योंकि हमने गवर्नर ऑफ बंगाल को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था, तो उसी के चलते बंगाल अब निगलेक्ट होने लग गया है। यहां पर किस तरह से काम करना है, किस तरह से इसकी इंप्रूवमेंट होगी, उसके ऊपर ज्यादा कोई फोकस नहीं कर रहा। इसी वजह से 1853 में अ सेपरेट पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल वाज आल्सो क्रिएटेड। यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि कम बच्चों को पता होगा, और जो चीजें कम बच्चों को पता होती है वहां पर मेरिट डिसाइड होती है। तो कल को आ जाए कि गवर्नर ऑफ बंगाल की जो पोस्ट है वो किस एक्ट के अंदर आई थी, तो वो होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो देखो 1813 में कुछ चीजें शुरू हुई, 1833 में बहुत कुछ हुआ, एंड देन 1853 में कुछ डिफाइनिंग चीजें हुई हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा माहौल बदला। फिर आएगा हमारे पास रिवोल्ट ऑफ 1857, वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में जब पॉलिटिकल हिस्ट्री डिस्कस करेंगे वो होगा। तो यहां पर हम पूरा 1853 का जितना भी एक्ट है वो डिस्कस कर चुके हैं। एक बार इसका जो सार है वो मैं आपको बता देता हूं। सो द कंपनी विल डिसअपियर, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी उसको वाइंड अप कर दिया जाएगा, कमर्शियल एंटिटी की तरह उसको बाहर भेज दिया जाएगा। और उसी के चलते जो लॉ मेंबर, जो कि चौथा बैठा था वहां पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, जो पहले वो एक तरह से उसके पास पावर नहीं थी, उसको परमानेंट कर दिया जाएगा। उसी के साथ साथ लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में और बंदे एड ऑन किए करे जाएंगे। तो पहली बार हमारे इंडिया में लेजिस्लेटिव काउंसिल बैठेगा जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा। वो कहानी आपको ध्यान में रखनी है कि जब पहली बार कोई बंदा बैठता है तो उसके पास कॉन्फिडेंस कम है, इसी वजह से अब पहली बार के लिए वो सिर्फ क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, उससे ज्यादा अधिकार उनके पास नहीं है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, मैं आशा करता हूं आप ध्यान में रखेंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस का पॉइंट वो ध्यान में रखना है, मैकॉली कमेटी ने रेकमेंड किया था, एंड गवर्नर ऑफ बंगाल। तो 1853 तक हमने सारा कवर कर लिया। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट क्वेरी है तो प्लीज एक बार पूछ लीजिए, फिर हम इसके साथ शुरू करेंगे। वो मैं आपको एक बार चेक करके बता दूंगा कि जो चौथी प्रेसिडेंसी है, मेरे को भी डाउट है आगरा और उसमें, वो मैं आपको एक बार कल चेक करके बता दूंगा। पर वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसकी टेंशन ना लो। अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि जो 4 बंदे एडिशनली ऐड ऑन किए गए थे। तो आइए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को समझने से पहले इसको कहानी सुन लो। अब हमारे पास हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, वो है रिवोल्ट ऑफ 1857। अब इसके कारण क्या थे वो सारा कुछ हम जब पॉलिटिकल हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे तब करेंगे। पर यहां पर समझो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद चेंजेस क्या क्या आए, जिसकी वजह से आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। एक पॉइंट यहां पर ये नोट कर लो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 पूरी तरह से सप्रेस नहीं हुआ था, उसके पहले ही ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 ये पास कर दिया गया था ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर। इस एक पॉइंट को लिख लो, यहां से कल को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जिन जिन मुद्दों की वजह से, जिन जिन कारणों की वजह से हमारे पास ये रिवोल्ट हुआ था 1857 का, क्या क्या मुद्दे थे। जैसे एक था सबसे इंपॉर्टेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था कि अगर कोई भी राजा मर जाता है बिना अपनी संतान के होते हुए, कि मान लो किसी राजे का कोई बेटा नहीं है,
तो उसका आगे कोई वारिस नहीं है जो कि उसकी गद्दी के ऊपर बैठेगा। तो उस केस में क्या ब्रिटिश सरकार किया करती थी कि उसकी पूरी की पूरी टेरिटरी कोई हड़प लिया करती थी कि आपका कोई वारिस नहीं है, तो हम अब आपसे पूरी जो आपकी जो संपत्ति है उसको देखभाल करेंगे। जो आप झांसी बाई रानी लक्ष्मी के बारे में पढ़ते हो, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में झांसी से, तो उनका भी मुद्दा यही था कि उन्होंने भी देश को इसी अपने जो अंग्रेजों के साथ इसी वजह से लड़ाई की थी कि जब उनके पति का देहांत हुआ था तो उनका पास कोई बच्चा नहीं था, तो अपनी स्टेट को बचाने के लिए ये पूरा मुद्दा था जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ऐसे जो कुछ मुद्दे थे जिसकी वजह से लड़ाइयां हुई थी, रिवोल्ट हुआ था इतना बड़ा 1857 का, तो वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 आया था। और यहां पर आप देखोगे कि पहले आए रेगुलेटिंग एक्ट्स, फिर आए चार्टर एक्ट्स, और यहां पर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, जिसका मतलब है कि अब फॉर्मली अनाउंस कर दिया गया है कि इंडिया इज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। यहां से सिलसिला शुरू होता है कि अब ऑल्दो पहले वो डिक्लेयर कर रहे थे कि टेरिटरीज हमारी हैं, ब्रिटेन पर पार्लियामेंट का पूरा कंट्रोल है, अब उन्होंने फॉर्मली डिक्लेयर कर दिया है कि पूरे का पूरा इंडिया ही हमारा है। इस वजह से है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। अगर रिवोल्ट की कहानी याद रख लोगे तो पूरे का पूरा जो एक्ट है वो खुद ब खुद याद आ जाएगा। ये वो पूरा चार्टर है जो उस टाइम पे रिलीज किया गया था। इसको मांगा कार्टा ऑफ द इंडियन पीपल कहा जाता है। किसके बाद से इंडियन लोगों की जो सोच है, जो उनका फ्यूचर है वो बदल गया था। पर ये आपके पर्पज से बाहर है, तो आइए शुरू करते हैं। सो रिवोल्ट ऑफ 1857, ये मैंने सारा कुछ आपको बता दिया, वो सारा कुछ होता रहेगा। ठीक है, अब ये शुरू करते हैं। अब पहले एक बार मेरे से ये चीज समझ लो, यहां पर ये आपको कुछ भी रटने की या याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब ये समझो कि यहां पर ना एक इंपॉर्टेंट पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो कि है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो कि अफसर बन भी जाते हैं, उनको ये क्लैरिटी नहीं होती कि गवर्नर जनरल कौन है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन है। अब ये समझो कि यहां पर बैठी है ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटिश पार्लियामेंट है या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट है। अब यहां पर है इंडियन गवर्नमेंट। अब इंडियन गवर्नमेंट का राजा कौन है या फिर यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट बंदा कौन है, वो है गवर्नर जनरल। ठीक है, अब ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और ब्रिटेन सरकार के अंदर जो ब्रिटेन गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा, अपनी सरकार को। अब इनके बीच में एक इंटरमीडिएट पहले कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि रूल कर रही थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया है, यहां की एक सरकार है और यहां ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक सरकार है, तो बीच में एक इंटरमीडिएट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो कि है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जो कि यहां की पूरी रिपोर्ट दिया करेगा ब्रिटिश सरकार को कि क्या यहां पर जो काम है वो सही से चल रहा है। तो बेसिकली वो ऑडिटिंग का काम करेगा। और इस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को अपनी एक काउंसिल दी जाएगी जिसको हम जानेंगे इंडियन काउंसिल के नाम से या फिर काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से, जिसके अंदर एडिशनली 15 मेंबर होंगे। तो कल को आ जाए कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट या फिर उसके साथ जो उसका इंडियन काउंसिल है वो किस एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी, तो उसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। ये मैंने आपको समझा दिया कि ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का पोस्ट का मतलब क्या है, वो सारा कुछ। और उसके अलावा यहां पर गवर्नर जनरल, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार का राजा है, पर अब उसका जो लिंक है वो एस्टेब्लिश करना है ब्रिटिश क्राउन के साथ, तो इसके साथ इसका एक टाइटल एड ऑन कर दिया जाएगा जो कि है वॉइसरॉय। वॉइसरॉय का मतलब है अ डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और उसके साथ वॉइसरॉय का क्या मतलब है, वो मैंने सारा कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे से मत भूलना कि वो क्या था। तो देखो, जो आप पॉइंट पूछ रहे हो ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1773 में ही बनेगा। वहां पर मैंने आपको बताया अलग से गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया, उसका आंसर होगा जो हमने पीछे पढ़ा 1853। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। सो द एक्ट एंडेड द कंपनीज रूल इन इंडिया एंड पावर, जो पॉलिटिकल पावर है अब उसको भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड द पॉलिटिकल पावर वाज आल्सो ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंपनी टू द क्राउन, क्योंकि पूरी कंपनी बंद हो चुकी है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले ही खत्म है, एंड नाउ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर आल्सो एबॉलिश्ड
एंड द पावर्स ट्रांसफर टू द ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडियन काउंसिल, वो मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। एंड अ 15 मेंबर काउंसिल was made to aid and advise the secretary of the state। सब कुछ एक्सप्लेन, अगर आपने वो पहले कुछ नोट कर लिया वेरी वेल एंड गुड, नहीं तो सिर्फ यहां से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वगैरह का पॉइंट नोट डाउन कर लेना, सिर्फ उसी में से क्वेश्चन आएगा। नाउ अब इंडिया के अंदर प्रॉपर काउंसिल बिठाई जाएगी पॉलिटिकल पावर रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाने के लिए। Of these 15 members, 8 were to be appointed by the crown, 7 were to be appointed by court of directors। आपको ये कुछ भी नहीं रखना। They were to govern in the name of the crown, not important। The secretary of the state was to be a member of the British cabinet as such, responsible to the parliament। कुछ भी इसका जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको समझाया उसी में से क्वेश्चन आएगा, भरोसा रख के चलना, फालतू में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। Now, Governor General received the title of Viceroy as a direct representative of the crown। explained that also declared the secretary of state for India as a corporate body। इस पॉइंट को ध्यान में रखना कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि मान लो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ का वर्डिक्ट आया, अब इसके खिलाफ अगर हमने जाना है तो कहां पर जाएंगे, क्राउन के पास, इंग्लैंड के अंदर जाके दोबारा से केस लड़ सकते हैं। अब क्या होगा कि पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू क्योंकि रूल कर रहे थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर केस किया जाता था अगर कोई कंपनी के अफेयर से नाखुश है। अब कंपनी तो खत्म हो चुकी है, अब किसके ऊपर अगर किसी इंडियन बंदे ने केस करना होगा तो वो किसके ऊपर करेगा, तो अब वो करेगा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के ऊपर केस, अगर कोई भी मुद्दा कल को हो जाता है। सो द एक्ट ऑल्सो डिक्लेयर्ड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एज अ कॉर्पोरेट बॉडी, वो कुड स्यू एंड बी स्यूड इन इंग्लैंड एंड इन इंडिया। इस पॉइंट को ऑल्दो बहुत ज्यादा पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, पर फिर भी ध्यान रखना कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर हम केस कर रहे थे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि बंद हो चुकी है तो अब हम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के ऊपर केस करेंगे। ब्रॉट एन एंड टू द कंपनीज रूल इन इंडिया एंड एट द सेम टाइम द ट्रांसफर ऑफ पावर वॉज मोर फॉर्मल देन सब्सटेंशियल। बेसिकली कि कर तो वो पहले शुरुआत से ही ऐसे रहे थे, अब ऑल तो सब कुछ डिक्लेयर हो चुका है तो पावर इज मोर फॉर्मल देन सब्सटेंशियल। इट वॉज इंटेंडेड दैट द चेंज ऑफ द नेम विल इमीडिएटली कंडोन द पास्ट एंड गिव अ फ्रेश स्टार्टिंग एम्पायर पॉइंट टू द एम्पायर। तो इसी के साथ साथ ये जो पूरा मैंने आपको चार्टर दिखाया जिसको कहा जाता है क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन, इसको पढ़ा गया था इलाहाबाद के अंदर ऑन 1 नवंबर 1858। अगर कल को आप स्टेट पीसीएस देने जा रहे हैं तो ये डेट्स वगैरह वहां पर इंपॉर्टेंट है। ये जो सारे नोट्स हैं किसी भी स्टेट का आप पीसीएस देने जा रहे हैं हर एक के लिए रेलिवेंट है। हाँ, वहां पर क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका और अलग हो सकता है, जैसे यहां पर मैं हर एक चीज को स्टार मार्क कर रहा हूं, वहां पर जो स्टार मार्क वाले पॉइंट्स हैं वो अलग हो सकते हैं, पर ये जो नोट्स हैं हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, चाहे आप कोई भी उठा के देख लेना। तो इलाहाबाद में ये पढ़ा गया था, ये याद रखना। So this document is known as the Magna Carta of the People of India Basic। और जो सबसे पहला वॉइसरॉय बनेगा, तो सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या कौन था वो आपको याद होना चाहिए, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था वो आपको याद होना चाहिए। एंड फिर अल्टीमेटली जब 1858 में पहला वॉइसरॉय बनेगा जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी है उस टाइम के ऊपर, तो वो कौन है, लॉर्ड कैनिंग या फिर विस्काउंट कैनिंग जो उसका प्रॉपर नाम है, तो ये आप ध्यान में रखना। एंड गवर्नर जनरल इन इंडिया। अब इसके हिसाब से क्या था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि जिन मुद्दों की वजह से रिवोल्ट हुआ था वो सारे मुद्दे हटा लिए गए। सबसे पहला मुद्दा वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह वगैरह, और उसी के साथ इस एक्ट के अंदर ये डिक्लेयर किया गया कि जो हमने आपको कहा था कि भाई कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई मान लो ट्रीटी की है किसी प्रिंसली स्टेट के साथ, तो ऐसा नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अगर बंद हो गई तो आपकी जो ट्रीटी है वो भी खत्म हो जाएगी। अब से वो जो सारी ट्रीटीज वगैरह हैं वो किसके सामने ट्रांसफर हो गई हैं, वो ब्रिटिश सरकार या फिर ब्रिटिश क्राउन के साथ ट्रांसफर हो गई हैं, तो आप सिक्योर्ड हैं। उसी के साथ साथ इसके अंदर वो कहेंगे कि आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम प्रिंसली स्टेट्स के अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर करेंगे, हम उनको एनेक्स करना चाहते हैं। वो सिर्फ कहने की बात थी क्योंकि अब तक वो ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स को पहले ही एनेक्स कर चुके हैं, अब कोई जगह बची ही नहीं है एनेक्स करने के लिए, तो अब वो पानी को तो जाके एनेक्स नहीं कर सकते थे उस टाइम के अंदर इंडियन ओशियन को, तो ये सिर्फ सारी कहने की बातें थी, पर ये आपको ध्यान में रखना है
कि इस सब में क्या क्या बातें की गई हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ है, तो उसमें बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स ने लड़ाई की, तो उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश सब्जेक्ट्स का भी मर्डर किया होगा। तो इसके अंदर उन्होंने कहा कि जिनके ऊपर मर्डर वगैरह वायलेंस के चार्जेस नहीं है, उन सारे बाकी सोल्जर्स को हम छोड़ देंगे, उनको कोई भी तकलीफ नहीं देंगे। So it announced to the native princes that all treaties made with them by the company will be accepted. ये आपको सारा कुछ याद रखना है। We desire no extension of our territorial possession, क्योंकि अब इंडिया में और कुछ बचा ही नहीं है। Our clemency will be extended to all the offenders except who have been convicted of directly taken part in the murder of the British subjects, and they talked about equality in terms of employment, treatment, etc. ये अगर बेसिक है, अगर आप दिमाग से भी चलेंगे तो तब भी हो जाएगा, बहुत आसान है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वॉइसरॉय आर द सेम पर्सन। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बिल्कुल अलग पोस्ट है, जो कि इंटरमीडियरी की तरह एग्जिस्ट करता है, तो वो कंफ्यूज मत हो। दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, आई डोंट नो कि आपको कंफ्यूजन क्यों है। ये है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये है इंडियन गवर्नमेंट। इसका हेड कौन है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहां पर एक इंटरमीडियरी बनाया गया जो कि है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के साथ एक पोस्ट को ऐड ऑन किया गया, उसको एक और टाइटल दिया गया है बेसिकली, जो कि है वॉइसरॉय, जिसका मतलब है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ये एक बंदा है जो कि इंटरमीडियरी की तरह काम करेगा और इनकी ऑडिट रिपोर्ट्स दिया करेगा किसको? ब्रिटेन की पार्लियामेंट को। आपको ये याद रखना है कि पहला सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन सा था, तो इसका नाम है हेनरी स्टैनले। आपके नोट्स में पक्का लिखा होगा, ऑल्दो मैंने मिस आउट कर दिया है, हेनरी स्टैनले। इस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के साथ एक काउंसिल है उसको असिस्ट करने के लिए, जो कि है इंडियन काउंसिल, 15 बंदों की। तो ये है सारा स्ट्रक्चर, तो ये अब कंफ्यूज मत होना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विल सिट इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट नॉट इन इंडिया। तो देखो ये मुद्दा ही नहीं है, वो कहीं पर भी बैठ सकता है जहां पर उसके रिक्वायरमेंट होगी, और ना ही आपको ऐसी चीजों में जाना है, क्योंकि फिर आप ज्यादा कंफ्यूज होगे। तो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 एंड। अब इसके बाद अगला जो हमारे पास एक्ट आएगा वो है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। काउंसिल्स एक्ट का मतलब कि अब मान लो काउंसिल्स हैं कि वहां पर बंदे बैठेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे इंडिया को अच्छा बेहतर बनाने के लिए, बेसिकली इंडिया को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करने के लिए, जो उनका रियल मोटिव था। पर अब क्योंकि बंदे बैठे हैं, काउंसिल्स होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे, तो उस वजह से आप देखोगे अब अगले से अब से जो सारे एक्ट आ रहे हैं वो है काउंसिल्स एक्ट, जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह वगैरह, उसके अंदर किस तरह से काम होगा, तो वो है सारे काउंसिल्स एक्ट। सो नाउ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। आपने अभी तक जो सारे एक्ट पढ़े होंगे वो सारे इस हिसाब से ही पढ़े होंगे कि पहले ये एक्ट आ गए, ये एक्ट आ गए, पर अगर आप ये समझ के चलोगे कि वो आ क्यों रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, क्यों नेमिंग बदल रही है, तो चीजों को आसान याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। सो द रेगुलेटिंग एक्ट हैड बिगन द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन, जो कि अल्टीमेटली खत्म होगा बाय द एक्ट ऑफ 1833। यहां पर हमारे पास 1773 में क्या बनेगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यहां पर बनेगा हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और उससे सेंट्रलाइजेशन पूरा होगा। अब जब रिवोल्ट ऑफ 1857 होगा तो अंग्रेजों को समझ आएगा कि अगर हम बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन करेंगे तो कल को दोबारा से रिवोल्ट हो सकता है। तो अब एक दौर शुरू होगा जो कि है डिसेंट्रलाइजेशन का माहौल, कि किस तरह से ज्यादा इंडियंस को हम अपने साथ जोड़ें, ताकि उनको ये लगे कि हम उनकी बेहतरी के लिए ही काम कर रहे हैं, हम उनके लिए ही बैठे हैं। तो 1861 से अब दोबारा से डिसेंट्रलाइजेशन का दौर शुरू होगा। उसके पीछे कारण भी ये है कि जितनी उन्होंने सेंट्रलाइजेशन करनी थी, इंडिया को कॉलोनी बनाना था, अब वो बना चुके हैं, उसका रिएक्शन भी उन्होंने देख लिया रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर। तो दोबारा से डिसेंट्रलाइजेशन का दौर 1861 में शुरू होगा।
which took away legislative powers from the provinces, but the Indian Council Act of 1861 started an opposite process, a process of decentralization. कौन सा हमारा गवर्नर जनरल है? लॉर्ड कैनिंग है, अभी मैं आपको करवा के आया हूं। एंड सर चार्ल्स वुड, ये आपको याद नहीं रखना, पर वो याद रखने लगा कि हमारा पहला सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन सा था? सर हेनरी स्टॉनली। आपके नोट्स में भी लिखा होगा, अभी भी अब बता रहा हूं अगर आपने नोट करना है। सो नाउ, क्योंकि देखो काउंसिल्स एक्ट है ना, तो यहां पर हम ज्यादा से ज्यादा जो बातें हैं काउंसिल्स के बारे में ही करेंगे, सेंट्रल लेजिस्लेटर के बारे में ही करेंगे। सेंट्रल लेजिस्लेटर का हमारा मतलब है कि अभी तक हमने जो पढ़ा था गवर्नर जनरल और उसका 4 बंदे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठते थे, और उसके साथ जो उसके 6 बंदे और बैठेंगे फॉर द लेजिस्लेटिव कैपेसिटी, अब उसको और ज्यादा एनलार्ज किया जाएगा, उसको और ज्यादा इंक्रीज किया जाएगा। So the Executive Council of the Governor General was enlarged by the addition of 5th member who was to be a jurist. अब यहां पर जब हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं, 1 + 4 हो चुके थे, चौथा मेंबर कौन सा ऐड हुआ था? लॉ मेंबर, जो कि था मकॉली। अब एक और बंदा यहां पर आएगा जो कि है ज्यूरिस्ट। तो अब टोटल 6 बंदे हो चुके हैं। आपको बंदे नहीं याद रखने, बस अगर कल को आ जाए कि लॉ मेंबर कब ऐड हुआ था तो वो याद रखना, और जब ज्यूरिस्ट ऐड हुआ था तो वो है 1861 के अंदर। इंपॉर्टेंट है, कल को यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस वजह से बार बार डिक्लेयर कर रहा हूं। So for the purpose of the legislation, it enlarged the central council by addition of not less than 6 and not more than 12. अब ये समझो, अब हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव। जब पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं तो अभी तक कितने मेंबर्स हैं? 1 खुद गवर्नर जनरल प्लस 4, चौथा बंदा कौन सा ऐड हुआ था? लॉ मेंबर। अब इसमें एक बंदा और ऐड होगा जो कि है ज्यूरिस्ट। ये बात होगी बेसिकली एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये डिफरेंस समझ में आता होगा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग है और लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन को अप्लाई करने के लिए है। लेजिस्लेटिव काउंसिल अब हमने बनाई है पिछले एक्ट के अंदर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रूल्स को बनाना है, बैठ के सारे लिखने हैं, उस पर्पज से। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर छठा बंदा ऐड हुआ है ज्यूरिस्ट, वो मैंने आपको बता चुका हूं। अब हम जब लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करेंगे, पिछली बार हमने किया था कि 6 बंदे ऐड हुए हैं जब वो ये लेजिस्लेटिव का वेस्ट में बैठेंगे। 6 कौन कौन से थे? सबसे पहले जो हमारे पास चीफ जस्टिस है, दूसरा उसका दोस्त, और 4 एडिशनल मेंबर हैं जो कि एक एक प्रेसिडेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको वो और ज्यादा एनलार्ज करेंगे और कहेंगे कि आपको और ज्यादा बंदे कौन से ऐड करने हैं। इट enlarged the central council by addition of not less than 6 and not more than 12, कि 6 से लेके 12 बंदे आपको और ऐड करने हैं। 6 से कम नहीं होने चाहिए और 12 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। एंड दीज आर एडिशनल मेंबर्स, सो देयर इज एन एडिशन ऑफ 6 to 12 मेंबर्स। एडिशनल मेंबर्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। आपको ये कुछ भी याद नहीं रखना कि वो कहां से आ रहे, सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो बंदे आ रहे हैं वो गवर्नर जनरल नॉमिनेट करेगा सीधा आके। एंड एटलीस्ट हाफ ऑफ देम वर टू बी नॉन ऑफिशियल। अब ये जो 6 से 12 बंदे आएंगे, इसमें आधे बंदे होने चाहिए नॉन ऑफिशियल। नॉन ऑफिशियल का मतलब है वो बंदे कंपनी से जुड़े नहीं होने चाहिए, वो बंदे ऐसे नहीं होने चाहिए जो ब्रिटिश सरकार से आ रहे हैं, बेसिकली वो इंडिया से जुड़े हुए बंदे होने चाहिए। तो यहां पर हम इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज करना चाहते हैं, उनको लाना चाहते हैं वर्किंग के अंदर, क्योंकि अभी रिवोल्ट ऑफ 1857 होके हटा है। तो इंडियंस को पैसिफाई करने के लिए आप यहां पर देखोगे कि नॉन ऑफिशियल बंदों की एंट्री होगी। तो एडिशनल मेंबर है कि ज्यादा और बंदे आए और उसमें से आधे बंदे इंडियंस हो। अगर आप 8 बंदे ऐड ऑन कर रहे हैं तो 4 बंदे इंडियंस हो, अगर आपने 12 बंदे ऐड किए तो उसमें से 6 बंदे इंडियंस हो। ये सारा कुछ आपको ध्यान में रखना है। और ये जो एडिशनल मेंबर्स हैं वो कौन नॉमिनेट करेगा? गवर्नर जनरल करेगा। टाइम पीरियड आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जरूरी है, बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता। तो आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि देखो यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन का दौर दोबारा से शुरू हुआ है, तो इसी वजह से इस डिसेंट्रलाइजेशन को और प्रमोट करने के लिए जो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे,
के सारे पावर्स को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास दे दिया गया था। तो उसी के चलते अब उनकी जो पावर्स है उसको रिस्टोर किया जाएगा। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 होके हटा है। तो उसी के चलते अब जो अगला एक्ट आ रहा है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, तो दोबारा से पावर्स को दिया जाएगा प्रोविंसेस को, ताकि सबको ये लगे कि डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं है। ये कहानी आपको ध्यान में रखनी है। सो दिस एक्ट रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ काउंसिल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। However, rigid restrictions were placed on legislative powers of these provinces, and no laws passed by these provincial councils were to be valid until they received the assent of the governor general. Basically, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मान लो गवर्नर ऑफ बंगाल, बॉम्बे या मद्रास ने कोई रूल एंड रेगुलेशन बना दिया, वो तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक गवर्नर जनरल जो मेन अथॉरिटी है उसको साइन नहीं करेगा, उसको असेंट नहीं करेगा। तो समझने वाली बात है कि वो जो काम कर रहे थे वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे थे कि हम डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं, पर इफेक्टिव कंट्रोल अपने पास ही रखना चाहते थे। पर फिर भी उन्होंने क्या किया कि गवर्नर ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास को पावर्स दिए, और जो भी वो रूल्स रेगुलेशन बना के भेजेंगे उसको अल्टीमेटली कौन असेंट करेगा? गवर्नर जनरल। पर आप डिसेंट्रलाइजेशन का जो पॉइंट है इस तरह से ध्यान में रखेंगे। सो द एक्ट अलाउड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू काउंसिल्स इन अदर प्रोविंसेस ऑल्सो, और इसी के चलते नदर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, बर्मा, पंजाब के जो काउंसिल्स हैं उसको एस्टेब्लिश किया गया। ये पॉइंट्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पॉइंट याद रख लेना जो अभी मैंने आपको बताया, इसको छोड़ सकते हो। सो द एक्ट रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ काउंसिल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, ऑलरेडी एक्सप्लेन, ये सब कुछ एक्सप्लेन्ड है, ठीक है, डन है। So the Governor General was empowered to issue ordinances in case of emergency। अब इस पॉइंट को ध्यान में कैसे रखना है कि क्यों गवर्नर जनरल को ये पावर दी गई कि आप इमरजेंसी के लिए ऑर्डिनेंस को पास कर सकते हैं। तो 1857 में 1857 के रिवोल्ट के अंदर अब एक बहुत बड़ा रिवोल्ट होके हटा है। तो अंग्रेजी सरकार को ये लगा कि अगर हम बहुत ही कम्प्लेक्स रूल्स एंड रेगुलेशन बना देंगे, अगर काउंसिल्स बना देंगे, लेजिस्लेटिव कैपेसिटी दे देंगे, तो हो सकता है कि कल को ऑर्डिनेंस के मालो की गवर्नर जनरल के पास इफेक्टिव पावर ही ना रहे कि अगर मॉब को कंट्रोल करना है, वॉर को कंट्रोल करना है, तो उसको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू जाना पड़े। पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर से लॉ बना के लेके आना पड़े कि हाँ हमारे को ये इफेक्टिव स्टेप चाहिए। तो उसी के चलते जैसे आज के टाइम में भी जो हमारे पास प्रेसिडेंट है उसके पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है कि अगर कोई मुद्दा है जो कि बहुत ज्यादा इमीडिएट रेस्पॉन्स मांगता है, तो आप हाउसेस को बाईपास करते हुए खुद से वो ऑर्डिनेंस लेके आ सकते हो, जो कि 6 महीने के अंदर अंदर फिर आपको जो हाउसेस से पास करवाना पड़ेगा, नहीं तो वो लैप्स हो जाएगा। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 की वजह से ही, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो पावर है वो गवर्नर जनरल के हाथ में ही रहे। ऑल्दो हमने लेजिस्लेटिव कैपेसिटी को बना दिया है पर हम उसके ऊपर निर्भर नहीं कर सकते, इसी वजह से गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई। तो कल को अगर आपको सीधा स्टैंड अलोन क्वेश्चन आ जाए कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर टू द गवर्नर जनरल वाज गिवन अंडर विच एक्ट, तो अगर वहां पर 4 एक्ट लिखे हो तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑर्डिनेंस क्यों चाहिए होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा पावर रहे। ऑर्डिनेंस किस केस में चाहिए? जब इमीडिएट इमरजेंसी हो। इमरजेंसी कब आई थी? रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर आई थी। तो अगर आप ये इंटरकनेक्शंस को, ये कहानी को याद रखोगे तो आपको सीधा वहां पर याद आ जाएगा कि चार्टर एक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के अंदर ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो दी गई थी। तो अगर आप हर एक प्रोविजन के साथ उसकी स्टोरी, उसकी जो बुनियाद है, फाउंडेशन है, फ्लो एंड कॉन्टिन्यूटी है, उसको ध्यान में रखोगे तो चीजें बहुत आसान है, पेपर बहुत आसानी से निकलेगा। आपको जो 4 आगे पॉइंट्स आएंगे, जो 4 ऑप्शंस आएंगे, वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो सारा कुछ ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये पॉइंट अब आपको नहीं भूलेगा। The act empowered the governor general to create new provinces for legislative purpose and appoint lieutenant governor for them। ये बेसिक है, आप चाहे इसको छोड़ के जा सकते हो। पहले ये जो सारा पॉइंट था कि नए अगर प्रेसिडेंसी बनानी है, उसके एरिया को घटाना बढ़ाना है, वो किसके पास था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास था। पर क्योंकि अब कंपनी वाइंड अप होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बंद कर दिया गया, अब ये पावर भी गवर्नर जनरल के पास आ गई। और उसी के साथ साथ कोई नई प्रोविंस बनानी है, उस वहां पर कोई गवर्नर जनरल लगाना है, तो इसका जो सारा दारोमदार है वो भी इन्हीं के पास है। सो प्रोविजंस रिगार्डिंग डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ बिजनेस।
एक्ट एम्पावर द गवर्नर जनरल टू मेक रूल्स फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन काउंसिल। आज के टाइम में ये जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है, उस टाइम के अंदर ये जो पावर है वो किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास। बेसिक कनेक्शंस है, बेसिक, अगर आपने पॉलिटी अच्छे से की है तो ये सारी जो पॉलिटी है वो कहां से निकली है? इस काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के अंदर। अगर हम स्टेट की बात करें तो वहां पर ये पावर किसके पास है? गवर्नर के पास है। सेंटर के अंदर प्रेसिडेंट के पास है, टू मेक कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। एंड इसी के साथ साथ लॉर्ड कैनिंग जो उस टाइम का गवर्नर जनरल है, ही विल इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। अब पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है कि बेसिकली स्पेशलाइजेशन की जा रही है कि ये मिनिस्टर इस पोर्टफोलियो को हैंडल करेगा, सैनिटेशन के लिए ये मिनिस्टर है, एजुकेशन के लिए ये मिनिस्टर है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन का दौर है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है गवर्नर जनरल खुद के पास हर एक जो डिपार्टमेंट है वो नहीं रख रहा है, डिसेंट्रलाइज कर रहा है, हर एक बंदे को एक एक डिपार्टमेंट सौंपेगा, जैसे आज का टाइम पीरियड है। तो अगर डिसेंट्रलाइजेशन का वो कीवर्ड याद रख लोगे कब आया है 1861 के अंदर, तो उसके बाद पोर्टफोलियो सिस्टम का अगर वहां पर रेफरेंस आ जाए तो आप सीधा आपको याद आ जाएगा कि यहां पर हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 की बात कर रहे हैं। सो लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस विल अल्टीमेटली लीड टू द फाउंडेशन ऑफ कैबिनेट सिस्टम इन इंडिया। वो इससे इनहेरेंटली खुद ब खुद पॉइंट निकल जाएगा। So, however, it is noteworthy that no attempt was made to demarcate the legislative powers of the central and local legislator, and the governor general could legislate for the whole of India। ये बेसिक है कि अभी भी गवर्नर जनरल के पास बहुत ज्यादा पावर्स है कि वो इंडिया के अंदर किसी भी मुद्दे के ऊपर लेजिस्लेट कर सकता है, पर उसने पावर्स भी डिवैल्यूएट डिसेंट्रलाइज की हैं कि आप भी कर सकते हो पर मेरे से आप पावर नहीं ले सकते। आपको ये इसमें अगर कंफ्यूजन भी है तो आप इसको छोड़ के जा सकते हो, ये फर्दर ऑन एडिशन है। तो यहां पर हमने इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 कवर कर लिया। अगर अभी आपके पास कोई डाउट है, क्वेरी है तो पूछ लीजिए, फिर आखिरी आज का एक्ट कवर करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1873। हाँ जी, ऑल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स विल बी इंडियन। फेडरल स्ट्रक्चर इन ब्रिटिश इंडिया। तो देखो अभी तक फेडरल स्ट्रक्चर किस हिसाब से चल रहा है? अगर हम 1861 तक की बात करें, गवर्नर जनरल है, उसकी है एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन चुकी है और उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बन चुकी है। अब डिसेंट्रलाइजेशन आई है तो उसी के साथ साथ जो प्रोविंसेस हैं वहां पर भी उनकी अप्रोप्रिएट उनकी इंडिविजुअल काउंसिल्स बन चुकी हैं। ये है प्रॉपर जो फेडरल स्ट्रक्चर है। यहां पर ऑल दो पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया गया है, पर ज्यादा से ज्यादा जो पावर्स है अभी भी गवर्नर जनरल के पास है, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास है, और ये पूरा फेडरल स्ट्रक्चर है। अगर नहीं भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी है, नहीं तो टेंशन मत लो, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको डिटेल में जाना भी नहीं है। जहां जहां जिन चीजों के ऊपर मैंने स्ट्रेस दिया है वहीं से क्वेश्चन आएगा। मैंने पहले ही बहुत डिटेल में आपको चीजें करवाई हैं, तो बिल्कुल टेंशन ना लो कि इससे ज्यादा अगर आ गया, इन केस इससे ज्यादा अगर पूछा भी गया तो बिना कुछ सोचे समझे छोड़ा ना, किसी बच्चे को नहीं आता होगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। सो नाउ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, सॉरी मैंने पहले 1873 कह दिया था, एंड दिस इज द लास्ट एक्ट ऑफ 19th सेंचुरी एंड हमारे आज के लेक्चर का भी। सो मेन प्रोविजंस, अब देखो जो मैंने आपको पहले बताया था कि बंदों को लेजिस्लेशन के अंदर बिठाया गया है, अब उनकी पावर्स को इंक्रीज किया जाएगा, और आप देखोगे 1892 में इंक्रीज होंगे, फिर 1909 में इंक्रीज होंगे, 1919 में इंक्रीज होंगे, अल्टीमेटली 1935 में पूरी पावर्स को दे दी जाएंगी। जब हम पूरे एक्ट्स को कवर करेंगे तब मैं एक फ्लो चार्ट भी आपको बना के दिखाऊंगा, फिर आप कोई भी चीज खुद से नहीं बोलोगे, इस हिसाब से पूरा फ्लो बनता है। पहले हमने बात की थी कि इंडियन काउंसिल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अंदर 6 से 12 बंदों को इंक्रीज किया जाएगा,
एंड इसमें से हाफ ऑफ देम विल बी नॉन ऑफिशियल, मतलब कि इंडियंस। नाउ इस एक्ट के अंदर और ज्यादा बंदों को बिठाया जाएगा, नॉट लेस देन 10। Officials. It also provided for non-officials member in the प्रोविंशियल लेजिस्लेटर। अभी जो मैंने आपको फेडरल स्ट्रक्चर बताया, वहां पर मैंने आपको बताया था कि प्रोविंसेस के अंदर भी काउंसिल्स बना दी गई हैं। अब इन काउंसिल्स के अंदर भी जो हमारे पास नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बिठाने का जो काम है वो शुरू होगा, जो कि है 8 से 12। कल को आ जाए कि सबसे पहली बार प्रोविंसेस के अंदर कब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बिठाया गया था, तो ये याद रखना, इन द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, जिसका मतलब है काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी वजह से वो पॉइंट आपको खुद ब खुद याद रहेगा कि पहले 6 से 10 से फिर 10 से 16 हो गए। एग्जैक्ट नंबर ना भी याद रहे कोई बात नहीं है, ट्रांजिशन आपको फ्लुएंट कॉन्टिन्यूटी समझ होनी चाहिए। पर ये पॉइंट ध्यान में रखना कि प्रोविंसेस के अंदर नॉन ऑफिशियल या फिर इंडियन मेंबर्स को कब बिठाया गया, तो वो है 19वीं सदी की लास्ट में 1893 के अंदर। हाउएवर in the central sorry in the central as well as the provincial legislature official majority was maintained। जब भी ऑफिशियल मेजोरिटी की बात होगी तो उसका मतलब है गोरों की मेजोरिटी, ब्रिटिश ऑफिशियल्स की मेजोरिटी। और आप देखोगे 1909 के अंदर जब हम मॉन्टेमिनो रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे तो प्रोविंसेस के अंदर इंडियंस की मेजोरिटी बन जाएगी, जिसका मतलब है नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। जब हम कल के लेक्चर में वो कवर करेंगे तो हो जाएगा। यहां से सिर्फ इतना ध्यान में रखना नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कब ऐड हुए हैं। सो नाउ द एक्ट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ लिमिटेड इलेक्शंस। यहां पर एक चीज नोट डाउन कर लो कि सबसे पहली बार इलेक्शन एज अ कंसेप्ट, इलेक्शन एज अ कंसेप्ट या फिर प्रोसेस को कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, तो उसका आंसर होगा 1892 या 93 जो भी है उसके काउंसिल एक्ट के अंदर। सिर्फ कंसेप्ट या फिर प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया गया है, इलेक्शन एज सच को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। ना ही इस पूरे एक्ट के अंदर कहीं भी इलेक्शन शब्द का मेंशन आपको देखने को मिलेगा। इलेक्शन शब्द का मेंशन सबसे पहली बार 1909 के मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स में है। तो इनमें काफी बार कंफ्यूजन होती है, यहां पर क्वेश्चन गलत होने की भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना दैट इलेक्शन एज अ कंसेप्ट और अ प्रोसेस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया 19वीं सदी के लास्ट में 1892 के एक्ट के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर अगर कल को आ जाए इलेक्शन एज अ वर्ड वाज यूज्ड इन द काउंसिल्स एक्ट, तो वो गलत होगा। उसका आंसर है मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। अब पहले मैंने आपको बताया था कि जो ऑफिशियल्स को एड ऑन किया जाता था या फिर एडिशनल मेंबर्स को एड ऑन किया जाता था, वो कौन करेगा, वो करेगा गवर्नर जनरल। अपनी मर्जी से किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है। पर विद द टाइम लोगों ने देखा कि गवर्नर जनरल जो नॉमिनेट कर रहा है तो वो सही नहीं है। एक प्रोसेस होना चाहिए कि अगर किसी बंदे को नॉमिनेट करना है तो वो एक प्रोसेस के थ्रू आए, आर्बिट्ररी गवर्नर जनरल अपनी मर्जी से किसी को भी ना एड ऑन करते रहे। तो इसी वजह से अ सिस्टम ऑफ लिमिटेड इलेक्शंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। However, the word election as such was not used during this Indian Council Act of 1892. Under this provision, the Governor General could introduce a half-hearted system of elections, जो कि है limited और indirect elections, even as the provision itself very carefully avoided the word election
और उसी के साथ साथ जो बंदे यहां पर चुन के आएंगे वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। मान लो कोई भी बंदा चुन के आया, अब गवर्नर जनरल चुनता किस तरह से होता था, मान लो बंगाल की कोई चैंबर ऑफ कॉमर्स है, कोई इंडस्ट्रियल बॉडी है, वहां से किसी बंदे को चुन लिया गया। जब वो बंदा गवर्नर जनरल के द्वारा चुना जाएगा तो वो जब काउंसिल के अंदर आके बैठेगा तो वो अपनी बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, बट रादर ही विल बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नर। पता होगी क्योंकि वो ऐसी इंफॉर्मेशन को स्किप करके चले जाते हैं। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जरूरी है। जो भी बंदा गवर्नर जनरल चुनेगा, नॉमिनेट करेगा एज एन एडिशनल मेंबर इन द काउंसिल, दैट पर्सन विल बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नर जनरल ओनली एंड नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बॉडी जहां से वो चुन के आ रहा है। तो प्लीज इसको ध्यान में रखना। 2 बार मैंने रिपीट किया है, ये वो पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। बाद में जब नोट्स बनाओगे तो एक बार साथ में देख लेना। सो द एक्ट एंड लॉ द फंक्शन ऑफ द काउंसिल्स। जो बंदे पहले सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकते थे, अब उनकी पावर्स को इंक्रीज किया जाएगा। 1892, 1909, 1919, 1935 ये एक सिलसिले में चलेंगे, फ्लुएंट कंटिन्यूटी में चलेंगे। जब 1935 तक के बाद होगा, ये पूरा एक सिलसिला फ्लोचार्ट बना के भी दिखाऊंगा। अभी के लिए याद रखो, द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर वर नाउ अलाउड टू होल्ड अ डिस्कशन ओवर द बजट, ओवर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले वो सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकते थे कि सामने से आपको कोई लग रहा है क्वेश्चन तो वो पूछ लीजिए, पर आपके पास बहुत ज्यादा पावर नहीं है। अब बैठते बैठते आपको 30 साल हो चुके हैं, तो आपके में बहुत कॉन्फिडेंस आ चुका है, तो आपके पास अब एक पावर आई है कि आप बजट को डिस्कस कर सकते हैं, पर बजट को बदल नहीं सकते। ये बजट को बदलने की जो पावर है वो अगले 20 साल के बाद आएगी 1909 में, पर अभी के लिए 19वीं सदी की शुरुआत लास्ट में आप बजट को भी डिस्कस कर सकते हैं। द मेंबर्स कुड नॉट ओनली डिस्कस देयर व्यूज, दे कुड आल्सो आस्क क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट आफ्टर 6 डे नोटिस। कि 6 दिन का नोटिस देते हुए आप सामने वाले से जवाब मांग सकते हैं। पहले क्या था, आपने सिर्फ क्वेश्चन पूछा, अगले ने जवाब देना है नहीं देना उसकी मर्जी, वो मैंने आपको बताया था। अब हौसला बढ़ गया तो आपने कहा मैं आपको 6 दिन का टाइम देता हूं, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। पर जब 6 दिन के बाद वो जवाब लेके आएगा, अब आप काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते। 20 साल के बाद आप पे और हौसला आ जाएगा, और जब वो क्वेश्चन का जवाब देने आएगा तब आप उससे काउंटर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो सिलसिला है, जो फ्लुएंट कंटिन्यूटी है वो बनती है। बस अभी के लिए 1991 के लिए सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि आप बजट को डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और सामने से कहेंगे कि 6 दिन के बाद आपको जवाब देना ही पड़ेगा, पर फिर उसके बाद आप काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते, मतलब कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वर नॉट अलाउड। This act was criticized by the Congress during its session in 1892 and 93 because it failed to introduce the system of direct elections in India। और इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन सबसे पहले 1909 में आएंगे, डायरेक्ट इलेक्शन 1919 में आएंगे, पर वो हम जब अगले सारे एक्ट्स को डिस्कस करेंगे वहां पर मैं आपको करवा दूंगा। तो यहाँ पर आज का हमारा जो एजेंडा है वो कवर होता है 1773 से लेके 1892 तक। जितने भी एक्ट्स थे विद डिटेल हमने कवर किए, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको हर चीज, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके पास जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज है, वो पूछ सकते हैं, वो कवर करेंगे। उसके बाद फिर सेशन को मैं वाइंड अप कर दूंगा।